Hello friends, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge. Today we are going to start next question paper. तो ये क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2014 का और इसमें हम करने वाले हैं पेपर सेकंड का हिंदी सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं सबसे पहले, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ में उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि। पैराग्राफ में ढूंढना होगा इसका आंसर हमें। वाइट क्रिसमस यहाँ पर दिया हुआ है तो मतलब 2-3 लाइन हम पढ़ लेंगे। पर रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई तो अगले दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। तो इसका मतलब क्या था कि बर्फ़ जो पड़ी थी उसकी वजह से उन्होंने नाम दिया वाइट क्रिसमस का, क्रिसमस वाले दिन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी तो इसीलिए वाइट क्रिसमस शब्द का यूज़ किया गया। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, इसके लिए फिर पैराग्राफ हमें पढ़ना होगा। 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। घर रिसने का मतलब पानी रिसने लगा उसमें। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे, मतलब बाकी जो और घर थे, कुछ मल्ली ताल में जो दाहिनी ओर बने हुए कुछ घर थे उनमें भी पानी आने लगा। जाड़े के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ों पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। तो जाड़ों के दिनों में कम होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ज़्यादा हो रहा था। तो इस बार ज़्यादा था, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संतोष की बात क्या थी? संतोष मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि किसी चीज़ को लेकर। तो क्या थी संतोष की बात? संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का ज़ोर हल्का पड़ने लगा। पानी का ज़ोर हल्का पड़ने का मतलब इसमें ऑप्शंस हम देखेंगे। ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई, शाम को बारिश कम होने लगी। पानी का ज़ोर हल्का पड़ना मतलब बारिश कम होने लगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। गद्यांश के अनुसार बर्फ़ कब से पड़ना शुरू हुई? तो बर्फ़ कब से पड़नी शुरू हुई, स्टार्टिंग में देख लेते हैं। 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़े के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ों पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई तो अगले दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। तो 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर की बर्फ़ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ़ के कारण हाड़ कँपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब वही है कि स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। क्या हुआ था? बर्फ़ कब से पड़ने शुरू हुई? तो ये जो रिसाव हुआ था ये ही डेट होगी। बर्फ़ कब पड़नी शुरू हुई? ये हुई थी 22 दिसंबर से। बाईस दिसंबर की सुबह से। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हुई, लास्ट की लाइन देख लेंगे। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से, उनके फट जाने से रुक गई थी। तो पानी जो था वो नलों के अंदर जम गया था,
इसलिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई, पानी नहीं मिल पा रहा था। तो पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हुई? पानी नलों में जम गया था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है गद्यांश के आधार पर? पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो इसका मतलब होगा, इसमें एक्चुअल में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये पहाड़ों की ही चर्चा हो रही है कि किस तरह से बर्फ़ जमने लगी और किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसका मतलब ये होगा कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से आशय है। तो हाड़ का मतलब वैसे तो हड्डी होता है। पैराग्राफ में एक बार हमें समझना होगा कि ये किस तरह से यूज़ हुआ है। आप अगर देखें तो पिघलती बर्फ़ के कारण हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी और बॉडी के हर पार्ट को वो इफ़ेक्ट कर रही थी, बॉडी के हर पार्ट पर इफ़ेक्ट डाल रही थी। तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि हाड़ कंपाने वाली सर्दी, हड्डी कंपाने वाली सर्दी। उत्साह शब्द है, तो उत्साह शब्द क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। तो उत्साह एक भाव है, तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। घर का बहुवचन रूप है। तो घर का बहुवचन रूप क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, घर ही रहेगा, इसका रूप चेंज नहीं होगा। पैराग्राफ में घरों दिया हुआ है, लेकिन वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है, लेकिन बहुवचन इसका घर ही रहता है। अगर आपको एक वचन और बहुवचन का पता लगाना है तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखें, या बहुवचन की तरह उस शब्द को यूज़ करके देखें, तो आपको आप अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे आप अगर देखें, आप अगर बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं मतलब बहुत सारे हमने बात की है, बहुवचन की बात की है, लेकिन हमने घरों नहीं बोला। यहाँ पर बहुत सारे घरों बने हुए हैं, हमने बोला है घर बने हुए हैं, तो मतलब बहुवचन में भी घर ही यूज़ होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बहुवचन रूप आप वाक्य में प्रयोग करके देखें तो इजीली पता लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट है पोयम। पोयम पर आधारित क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हिंदी में कहते हैं पद्यांश। इसमें भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले, हवा क्यों तिलमिला रही है? एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा। तो इसका क्या मतलब होगा? दिए के चलने से दिया चलता नहीं है, दिए के निरंतर जलने से हम सेकंड ऑप्शन को बोल सकते हैं, बाकी भी देख लेते हैं। दिए के स्नेह से, अंधकार होने से, तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं इसमें, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ईद का चांद किसे कहा गया है? तो ईद का चांद इसमें यहाँ पर यूज़ हुआ है। यह मज़ार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का। तो मज़ार होता है जो समाधि बनी होती है किसी के मरने के बाद, उसको बोला जाता है मज़ार। तो इसका मतलब है ईद का चांद मतलब होता है कभी कभी दिखना, तो इसका मतलब होगा थर्ड ऑप्शन शहीद। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? यह मज़ार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमनाम था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो इसका मतलब है सत्य का स्वरूप था, इसका मतलब हो जाएगा वह सच्चा इंसान था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट।
कविता में अंधकार शब्द से आशय है। अंधकार का मतलब है यहाँ किसी अंधेरे की बात नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर, तो यहाँ पर अंधकार से मतलब है बुराइयों से, तो बुराइयाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो दर्शनीय में अंत में क्या लगा हुआ है? ईय प्रत्यय। और दर्शन है मूल शब्द, दर्शन में ईय प्रत्यय लगने पर बन जाएगा दर्शनीय। मूल शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय बोला जाता है और उसके बाद वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो मूल शब्द आप पहले निकाल लें, ये सबसे इजी तरीका होता है प्रत्यय या उपसर्ग पहचानने का। मूल शब्द इसमें होगा दर्शन, और दर्शन में ईय लगने के बाद हो जाएगा दर्शनीय। मूल शब्दों से ही इनकी ईजिली पहचान की जा सकती है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल। अनल और अनिल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अनल का मतलब होता है आग, और ये सब हो जाएंगे हवा के पर्यायवाची। अब पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा की सही नहीं पूछा है, तो सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेंगे। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद रखती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है, तो क्या नहीं होगा? तो लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक समस्या नहीं, एक संसाधन के रूप में हम ले सकते हैं भाषागत विविधता को। तो ये अच्छी बात है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो अगर कोई मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। तो लक्ष्य भाषा जो भी होगी, जो आप उसे सिखाना चाहते हैं, तो उसका यूज़ करते हुए उसके वाक्य को दोहराएंगे, जिससे वो समझ सके कि उसकी मातृभाषा में जो वो शब्द बोल रही है उसको, जैसे मान लीजिए वो हिंदी बोल रही है, तो इंग्लिश में हम उसी शब्द का ट्रांसलेट करके उसे बताएंगे, मतलब उसका प्रयोग करते हुए उसके वाक्य को हम दोहराएंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये इसका मतलब ये होगा, तो वो भी इसी तरह से सीख जाएगी। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में क्या ज़रूरी है? पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान जाए, ये नहीं होगा। मानक भाषा में ही बातचीत करें, में इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सीमित करते हैं आंसर को, ये भी नहीं होगा। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर, मतलब ये बच्चा किसी और लैंग्वेज का है, ये किसी और लैंग्वेज का है, इसी आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये सही होगा इसमें। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं, ये गलत हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक की बात की है, उच्च प्राथमिक पर होगा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर आप बाकी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम आपको लगेंगे क्वेश्चंस, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप ये पुराना वाला क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर कर दिया गया है बस। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है,
प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो प्रश्नों के उत्तर रटे रटाए हो सकते हैं, तो ये सबसे कम प्रभावशाली होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण के नियम हमें रटवाने नहीं होते हैं। सेकंड भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा, तो ये सिमिलर से हैं सभी, तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा लास्ट का ऑप्शन। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करवाना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उस विश्लेषण करना सिखाना, यही उद्देश्य होगा इस वाक्य पर चर्चा करने का। लेखन विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लेखन क्षमता का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। जो भी बातें सुनी गई हैं और पढ़ी गई हैं और जो समझी गई हैं, सारी बातों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, मतलब वो अपने हिसाब से बच्चा क्या लिखता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है लेखन क्षमता के विकास के लिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो हिंदीतर भाषाओं का मतलब है हिंदी से इतर, हिंदी के अलावा भी हम बोल सकते हैं, तो इसके समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, तो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, तो पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो द्रुत गति से पठन योग्यता का विकास होगा इसमें। पठन सामग्री का उद्देश्य यही होगा। द्रुत गति का मतलब हम समझ सकते हैं शीघ्र गति से पढ़ने वाला, शीघ्र मतलब तेज़ गति से पढ़ना, ये भी हो सकता है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा, ये रटी रटाई हो सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? ये भी रट सकते हैं। बाबा भारती क्यों उदास थे? ये भी रटा रटाया क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो इसमें ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है जिसमें बच्चा अपने हिसाब से आंसर करेगा, इसमें वो कोई रटा रटाया आंसर नहीं देगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो रटने पर कभी भी जोर नहीं दिया जाता है। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण की जब भी बात होती है तो उसमें हम अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, और अर्थ की यहाँ पर कहाँ बात हो रही है? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, तो ये नहीं होगा। कविता का हमेशा एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ जो पढ़ने वाला है अपने अपने हिसाब से ग्रहण करता है, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, भाषा पुस्तक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? यह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, समावेशी कक्षा का भी क्वेश्चन हर पेपर में आता है, सभी पेपरों में आया है। समावेशी कक्षा बताया था मैंने, सभी तरह के बच्चे होते हैं, वो बुद्धिमान हो, कमज़ोर हो पढ़ने में, या फिर वो लर्निंग डिसेबिलिटी
वाले बच्चे हों, किसी भी तरह के बच्चे हों, सभी बच्चे इसमें शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक होगा, देखिए लास्ट पेपर वाला क्वेश्चन है ये, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे कि सभी बच्चे उसमें उसका लाभ उठा सकें, जो सुन नहीं सकते वो भी और जो देख नहीं सकते वो भी, तो सभी के लिए इसका यूज़ हो जाएगा। अंतवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतवाक्य की संकल्पना हो जाएगा वाइगोत्स्की से संबंधित है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। तो भाषा और चिंतन में बिल्कुल संबंध होता है, ये कथन पूर्णतः सही है। भाषा होगी तभी हम चिंतन के काबिल होंगे, मतलब किसी न किसी भाषा में हम चिंतन करते हैं, उसके लिए एक भाषा की ज़रूरत तो होती ही है। अगर हमारी मातृभाषा है कोई तो हम उसमें चिंतन करेंगे, या फिर कोई और भाषा है जो जिसमें हम ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा समझते हैं, तो उसमें चिंतन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।